क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं सुमित शर्मा और बंधन समाचार की पेशकश रूबरू में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंद्रदेव सिंह, पूर्व विधायक। तो आइए जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आप धामपुर कब से रह रहे हैं और आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं? अब तो मूल रूप से धामपुर के निवासी हैं, क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है कि हाई स्कूल में केम इंटर कॉलेज से किया हमने, इंटर केम इंटर कॉलेज से किया, तो 68 से लगभग धामपुर में है। मूल रूप से अफजलगढ़ के पास गांव है सादकपुर, वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन सारा शिक्षा दीक्षा, राजनीति, प्रारंभ सामाजिक कार्यों में भाग लेना, ये सब धामपुर में है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप राजनीति में कब से सक्रिय हैं और आप कौन सी पार्टी में किस किस पद पर कार्यरत रहे हैं? राजनीति में चूंकि हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे, उस रूप में नहीं कि जो दर्ज है, लेकिन उन्होंने उसमें चोट भी खाई, जेल भी गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। उस नाते जनसंघ उस समय होता था, राजनीतिक दल। तो बचपन से ही हम लोग जनसंघ के समर्थक रहे, झंडा डंडा लेकर के अपना जिंदाबाद करते रहे। तो उस नाते से प्रारंभ से ही सक्रिय रहे। लेकिन मैं समझता हूँ जिस समय इमरजेंसी लगी, 19-20 साल की मेरी उम्र थी उस समय, एमएससी मैंने किया था, तो इमरजेंसी के खिलाफ एक चिंगारी मन के अंदर थी कि भाई ये गलत हुआ। लोगों के अधिकार, संवैधानिक अधिकार, दैनिक अधिकार, ये सब छीने गए, लोगों पे अत्याचार किए गए। तो उसके विरुद्ध एक लोकतांत्रिक युवा मोर्चा नाम का संगठन, उस समय गैर राजनीतिक, उसका मैं जिला अध्यक्ष था। वहीं से समझ लो आपके राजनीति की शुरुआत हुई। बाकी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हूँ, विभिन्न पदों के ऊपर रहा हूँ, 4 बार विधायक रहा हूँ, जिले का संयोजक रहा हूँ। कभी जब अध्यक्ष को बीच में हटाया जाता तो एक अस्थायी व्यवस्था की जाती, तो बिजनौर जिले में उस जिला संयोजक भी रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का उस समय में, और प्रदेश कार्य समिति में भी 2-3 बार रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मुख्य रूप से जो चुनावी राजनीति है उसमें हम लोग सक्रिय रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सर। सर, आपका राजनीति के अलावा फैमिली बिजनेस क्या है या आप राजनीति से ही सक्रिय हैं? देखो, राजनीति कोई बिजनेस नहीं है। और आज दुर्भाग्य यही है हमारे देश का कि इतने अच्छे नेता शीर्ष पे हैं हमारे देश के अंदर। मोदी जी, हमारे राष्ट्रपति जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा शासित ज्यादातर प्रदेशों के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे श्रेणी के व्यक्ति हैं, अच्छे प्रशासक हैं। फिर भी बहुत सारे लोग, उसमें कोई ये नहीं कह रहा कि उस सभी पार्टियों में थोड़े बहुत कम ज्यादा, जिन्होंने राजनीति को बिजनेस या व्यापार बनाया है, उसके कारण जनता को उनके अधिकार नहीं मिल पाए। क्योंकि ये मेरा एक व्यवहारिक अनुभव है कि जब कोई भी जनप्रतिनिधि अपने हितों की चिंता ज्यादा करता है और अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रशासन की मदद लेता है, तो फिर वो जनता के हितों के लिए प्रशासन से नहीं लड़ पाता। ठीक है ना? तो लेकिन मेरे लिए राजनीति कोई व्यापार नहीं रहा। विशुद्ध रूप से मैं कहता हूं कि 100% ईमानदारी से मैंने जनता के प्रति अपनी राजनीति की है। और अपना ये है कि भाई आजीविका के लिए, अपने कार्यों के लिए, भाई अपनी खेतीबाड़ी भी है, शिक्षण संस्थाएं भी हैं, बच्चे भी अपना नौकरियों में हैं, सर्विसेज पे हैं, मंडप अपना चलता है, तो अन्य कार्य हैं जो हमारे राजनीति के साथ साथ। लेकिन मैं इस बात को सरासर नकारता हूं कि लोग राजनीति को बिजनेस माने या राजनीति को अपनी आजीविका का साधन बनाए। इसके मैं कट्टर विरोध।
जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि आप 4 बार विधायक रहे हैं, तो ऐसे कौन से विशेष कार्य हैं जो आपने कराए हैं? जिस समय में विधायक रहा उस समय जहां आज हम बैठे हैं ये भी अफजलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। जीतनपुर, नौरंगाबाद, धामपुर शुगर मिल, शीला टाकी, जो रोजई इकड़ा नाला है वहां तक जहां मेरा मूल निवास है, ये भी सब अफजलगढ़, जिसे जो आज बढ़ापुर के नाम से है, उस विधानसभा में था। एक बड़ी विधानसभा अफजलगढ़ है, थी, अब भी बड़ी है। और नदी, पर्वत, नाले, इन सब के कारण जंगल, वहां की समस्याएं अन्य विधानसभा क्षेत्रों या हम धामपुर से कंपेयर कर लें तो धामपुर की तुलना में बहुत भिन्न है। और क्षेत्र अविकसित था जिस समय मैं विधायक बना। 90% गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे। तो अगर मैं अपने कार्यकाल की बात करूं तो मैंने अपने कार्यकाल में गांव कहलाने वाले 100% आबादियों को सड़कों से जुड़वाया। उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ा क्योंकि उस समय पैसा कम आता था, विधायक निधि भी नहीं आती थी, 98 या 2000 के आसपास से शुरू हुई। उसके अलावा इस क्षेत्र में मैंने अफजलगढ़ में गन्ना समिति का गठन कराया। अफजलगढ़ जो परगना है, आप देखते होंगे, इधर को आप जाएं कालागढ़ तक, ये अफजलगढ़ परगना है। ये निकटता इनकी धामपुर से है, लेकिन इनकी तहसील नगीना लगती थी। तो लोगों में इस बात के लिए बड़ी जोरदार मांग उठती थी कि साहब हम निकल के धामपुर को जाते हैं और तहसील हमारी नगीना, तो धामपुर ही क्यों ना हो। शुरू से ही ये मांग थी, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा है कि भाई लोगों की समस्याओं के लिए लड़ो, और जब हम लड़ते हैं तो उनमें ज्यादातर सफलता मिलती है। तो मैंने उस मुद्दे को लेकर के लड़ा, और सिरोही जी थे उस समय राजस्व मंत्री, उनका भी मैं आभार हमेशा व्यक्त करता हूं कि उनके सहयोग से और हम इस मुद्दे को मनवाने में सफल रहे और अफजलगढ़ परगना नगीना तहसील से हट करके धामपुर तहसील में शामिल हुआ, जिसके कारण जनता को कितनी सुविधा हुई आप समझ सकते हैं। 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, किराया लगना, किराया वापसी का लगना, समय लगना, समय बचना, ये बहुत बड़ा काम था। उसके अलावा ये अफजलगढ़ में जो शुगर मिल है द्वारकेश की, इनके जो मालिक मुरारका जी थे, गौतम मुरारका जी, उनसे मेरा परिचय हुआ। वो इस फैक्ट्री को कहीं और लगाना चाहते थे, लेकिन मैंने अफजलगढ़ में फैक्ट्री लगाए जाने के पक्ष में जो लाभ उनको गिनवाए, तो उनकी समझ में वो बात आई। हाँ, फैक्ट्री नहीं थी, तो उनको मेरी बात समझ में आई। मैंने कहा मुझ जैसा फक्कड़ राजनीतिक, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए है। आप कहीं और जाओगे तो ऐसा भी संभव है कि भाई आपसे राजनीतिक लोग पैसा वसूली करें तमाम तरह के लाभ उठाने के लिए। तो उनकी समझ में बात आई और ये फैक्ट्री अफजलगढ़ में लगी। और मुझे इस बात के ऊपर भी, हालांकि वो बात यहाँ कहने की नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन यह है कि वो फैक्ट्री पेमेंट देने के मामले में या किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखने में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये इन मुद्दों के साथ साथ अफजलगढ़ से जो ऊपर का इलाका है, कालागढ़ तक आप चले जाओ, पूरी लंबी बेल्ट है, उसमें हैंडपंप नहीं लगते थे। सन 97-98 की बात है, जब ये कारगिल युद्ध हुआ था। उसके बाद कारगिल के शहीदों के परिवारों को सुविधाएं देने के नाम पे विधानसभा के अंदर चर्चा थी, उसमें मेरा भी वक्तव्य था उस दिन। तो हमारे यहाँ भी भूतपूर्व सैनिक रहते हैं, तो मैंने मुद्दे को इस ढंग से उठाया कि हम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई कारगिल के शहीदों के परिवारों को हम सुविधाएं दे रहे हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक हमारे क्षेत्र में रह रहे हैं, चीन के युद्ध में लड़े, पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, कुछ शहीद हो गए, उनके परिवार वाले हैं, कुछ बच गए, तो उनका क्या कसूर है कि हम उन्हें पीने के पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। तो उस समय श्रीवास्तव जी थे, वो हमारे हरीश श्रीवास्तव जी मंत्री थे सैनिक कल्याण के, मतलब वो वक्तव्य को इतने अच्छे तरीके से मैं प्रस्तुत कर पाया
कि उन्होंने तुरंत उसके बाद मुझे बुलाया कि भाई इंद्रदेव सिंह बताओ क्या समस्या, क्या क्यों नहीं लगते। तो मैंने कहा यहाँ पर थोड़ा गहराई पे जाने पर पथरीली चट्टानें हैं, तो जब हम हैंडपंप बोर करते हैं तो उन चट्टानों को नहीं तोड़ पाती जो मशीनें हमारे यहाँ है, तो इसलिए उस बहुत बड़े क्षेत्र में हैंडपंप नहीं लग पाते। इसके लिए क्योंकि मैंने स्टडी करता था चीजों का, मध्य प्रदेश में भी इस तरह की चट्टानें हैं, तो वहां ओडेक्स मशीन के नाम से एक बड़ा ट्रक पर बहुत बड़ी मशीन होती है। मैंने कहा साहब वो ओडेक्स मशीन मंगाएंगे हम, तो उससे हमारी समस्या का समाधान होगा। तो उन्होंने तुरंत आदेश किया और 2-3 महीने के अंदर अंदर, ये बात 98 की है जहां तक मैं समझता हूँ, 1998 की, वो मशीन आई। उसके बाद जहां जहां मैंने स्पॉट चुने, लोगों ने मुझसे मांग की और हमें अपने आप भी लगा कि यहाँ आवश्यक है, तो उन हमारे सारे सैनिकों को, उनके अलावा भी जो कॉलोनी है, गांव है, जो बिल्कुल मतलब पेयजल से, अच्छे पेयजल से वंचित थे, उन सबको पेयजल की सुविधा प्राप्त हुई। ये एक बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था, लोग मानते हैं खुद इस बात को। उसके अलावा जिस समय उत्तरांचल बना, उत्तराखंड, तो उससे पहले ये नादही फैक्ट्री आपने देखी होगी, है, अब तो वो उत्तराखंड में है। उस समय अफजलगढ़ क्षेत्र का गन्ना, चूंकि अफजलगढ़ वाली फैक्ट्री थी नहीं, तो वहीं जाता था। तो हमारे अफजलगढ़ क्षेत्र के किसान उसी फैक्ट्री के मेंबर थे। मेंबर का एक फीस होती है, तो करीब 3 करोड़ रुपया उस नादही फैक्ट्री पर हमारे किसानों का जमा था। अब जब उत्तरांचल बन गया, ये भी पास हो गया कि एक प्रदेश का गन्ना दूसरे में नहीं जाएगा, उधर ये फैक्ट्री लग गई, तो वो पैसा हमारा 3 करोड़ के लगभग था, जो किसानों का था, वो वापिस हो, इस बात को लेकर के मैंने मांग उठाई और बहुत लंबे संघर्ष के बाद वो 3 करोड़ रुपए मैंने वापिस कराया, जिसको वापिस लेना ऐसा ही था जैसे चील के घोंसले में से मांस वापिस निकालना, ठीक है ना। एक ये बहुत बड़ा काम था। एक काम ये था हमारे रामगंगा के पार, जब हम अफजलगढ़ से चलेंगे रामगंगा की तरफ आगे को, उसके पार कुछ गांव ऐसे हैं, काफी आबादी है, काफी बड़ा क्षेत्र है, जो राजकीय आस्थान की जमीन पर बसे हुए हैं। राजकीय आस्थान की जमीन का मतलब सरकार की जमीन है वो, लेकिन वहां किन्हीं कारणों से गांव बस गए। जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब वो लोग वहां से, पाकिस्तान से इधर आए और चलते चलते यहाँ आकर के वो बस गए। तो इसलिए 70-75 साल से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। अब कुछ लोग वहाँ ऐसे हैं, रहे होंगे सचिवालय में, जो भी नया मुख्यमंत्री आता था उसको वो बहकाते थे कि साहब ये हमारी जमीन है और ये लोग अवैध कब्जा किए हुए, इन्हें हटाओ। 1993 में मुलायम सिंह जी ने वहां पीएससी की छावनी बनाने का आदेश कर दिया। अब हम तो इस हद तक हैं कि भाई अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के लिए अगर आपने अपने खून की आखिरी बूंद तक देकर लड़ना पड़े तो भी लड़ते रहे। हमने उस समय संघर्ष किया और वो छावनी नहीं बनने दी। उसके बाद मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, शायद 95-96 में, हमारे सहयोग से। उन्होंने वहां पर कुछ लोगों के पट्टे करने का, क्योंकि कोई बहकाने वाला मुख्यमंत्रियों को वहां होता था लखनऊ में कि भाई हाँ कुछ लोगों के पट्टे कर दिए जाए। भाई पट्टे कर दो तुम, लेकिन ये बेचारे कहाँ जाएंगे, सिख और बाकी हिंदू समाज के लोग हैं। तब फिर मैंने लड़ाई लड़ी, तब फिर उसको वहां से रुकवाया। उसके बाद राम प्रकाश गुप्ता जी हमारे मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने यहाँ पर 1600 करोड़ रुपया आवंटित किया और कॉस्मिक सिटी के नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने के लिए स्वीकृति कर दी। अफजलगढ़ क्षेत्र में, उस बेल्ट में। अच्छा। जिसकी बात चल रही है, राजकीय आस्थान की जगह। लोग मेरे पास आए कि साहब तहसील से ऐसे ऐसे आदेश हो गया खाली करने के लिए। अब आप समझो कि किसी आदमी के पास जो मकान है, जो जमीन है, कल से वो सब उसकी ना रहे और वो सड़क पर खड़ा हो जाएगा, है, उसके बच्चे कहाँ रहेंगे, उसको खाना कैसे मिलेगा। तो लोगों की ये हालत होती थी वहां। वो मेरे पास आए दौड़े दौड़े। मैंने कहा भैया चलो रात को चलना है लखनऊ।
बैठ के मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे। ये था कि ईश्वर की कृपा थी कि मेरी ईमानदारी के कारण, कर्मठता के कारण मेरे को वेट देता था जो भी मुख्यमंत्री हमारे रहे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे है और ये कैंसिल करना। उन्होंने एक बार ये भी कहा, यार इंद्रदेव सिंह तुम कैसे विधायक हो यार, हम 1600 करोड़ रुपए तुम्हारे क्षेत्र में दे रहे हैं। उस समय तो बहुत था 1600 करोड़ रुपया, 99 के लगभग की बात है, 98-99, और तुम जो है कह रहे हो। मैंने कहा साहब 1600 करोड़ रुपया दो, ये कहाँ जाएंगे हैं? इनको इतनी जमीन और जैसा मकान है, इतना मुआवजा दे करके कहीं और आप बसा दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो सोचते रहे। मैं भी कुर्सी पे उनके पास, सोफे पे उनके बराबर में बैठा था, मैं उतर के नीचे को बैठ गया जैसे यहाँ अच्छा हुआ। मैंने कहा साहब मैं ना तो खाना खाऊं और ना पानी पीऊं, मैं यहाँ से जाने का नहीं जीवित, जब तक आप ये कैंसिल नहीं करोगे। लेकिन वो सहृदय व्यक्ति थे, है? उन्होंने बात को समझा, बोले यार इंदेव चलो मैं इसे कैंसिल कर, तभी फाइल मंगाई और वो कैंसिल किया। जानते हैं वो सब लोग इस बात को, तब भी हटा। और अब मैं विधायक नहीं था, अब भी हमारे माननीय वर्तमान सरकार में भी चुनाव से पहले 1 साल पहले लगभग, अब भी वहां पीएससी की छावनी स्वीकृत कर दी गई थी। अच्छा। हाँ, सब डीआईजी वीआईजी सब सर्वे कराए थे, फाइनल हो गई। अब मैं खैर दूसरों के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन लोग मेरे पास जब आए तो मैंने कहा ठीक है। लोगों को लगा कि इंद्रदेव सिंह लड़ चुके हैं, इस लड़ाई को जीत चुके हैं पहले 3 बार, तो इन्हें पता है कि कैसे लड़ना चाहिए। हम फिर लग गए, और ईश्वर की कृपा कि वो छावनी हमारे योगी जी ने भी उस चीज को समझा और वो मंडावर ट्रांसफर कर दी गई। तो ये बड़े काम हैं जो हमने जनता के हित में किए, बाकी सब ईश्वर की कृपा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि आप धामपुर विधानसभा से भाजपा के टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन आपको पार्टी टिकट नहीं दिया, तो क्या आप आगे भी टिकट की दावेदारी करेंगे? हाँ, भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे। तो राजनीति एक जो है, न दैन्यम न पलायनम, ये तो हमारा सिद्धांत है। ये दीनता भी नहीं दिखानी है और पलायन भी नहीं करना, अपना मजबूती के साथ में, हिम्मत के साथ में लड़ते रहना, अच्छाई के लिए हमेशा। चलिए, जैसे कि धामपुर विधानसभा में आपके अनुसार ऐसे कौन से कार्य हैं जो भी नहीं हुए हैं और जो जनहित में होने चाहिए, जो आपको लगता है? हाँ, देखो वैसे तो करीब करीब समस्याएं सब क्षेत्रों में एक जैसी हैं, लेकिन कुछ समस्याएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं। कुछ गंभीर समस्याएं होती हैं, कुछ मांग होती हैं, आवश्यकताएं जिनको हम कहते हैं। आवश्यकता के हिसाब से हम देखें तो, चूंकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा, धामपुर में शुरू से क्रिकेट हम खेलते रहे, A1 क्लब के माध्यम से, आप जानते हैं एक स्टेडियम की धामपुर में बहुत आवश्यकता है। ठीक है, और मैं अभी पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, आपने शायद देखा भी हो, सोशल मीडिया पे मैंने डाला था वो, तो उनसे मैंने आग्रह किया था, और वो सब पत्रावली यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है उनके पास आ गई है, आई हुई है करीब 1 महीना पहले। उन्होंने मुझसे संपर्क भी किया था कि विधायक जी कोई जमीन तो मिल नहीं रही है, आप बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, आप भी ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ। तो मैं लगा हुआ हूँ उस काम में। हाँ, तो ये है। उसके अलावा भाई जैसे हमने यहाँ महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगवा दी थी, ये भी कि भाई यहाँ भी किसी महापुरुष की प्रतिमा लग जाए, क्योंकि चौराहों का सौंदर्यकरण भी हो। हाँ, शीला टाकीज वाले पे। तो मैंने यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के लिए निवेदन किया था उनसे। दूसरी चीज, जो गंभीर समस्या पर्टिकुलरली इस क्षेत्र की है, हमारे धामपुर की, यहाँ पर रामगंगा और खो, ये 2 नदियां हैं। इन नदियों के कारण बाढ़ आ जाए तो फसलें नष्ट होती हैं, जमीन कटती है, गांव में भी नुकसान होता है। पहले 1 वर्ष हम देख चुके हैं कितना है। तो उसको तटबंध बना करके पानी को जमीन का, मतलब कृषि भूमि का, और गांव में आबादी का, पशुओं का एक हानि होने से कैसे बचाया जाए, ये अभी भी एक गंभीर समस्या है। ठीक है, फसलों का भी नुकसान होता है इसके कारण। तो एक तो ये है। दूसरा एक समस्या और क्षेत्रों में भी है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं, और चुनाव के पहले
जब क्षेत्र का दौरा हम लोगों ने किया था टिकट के तो जो पशु हैं खास तौर से गोवंश, अब ये एक ऐसी समस्या है कि सरकार तो माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो तो पूरी ताकत से इस समस्या के निराकरण के लिए लगे हुए हैं। उनके अंदर मुख्यमंत्री के नाते भी वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उनकी श्रद्धा का भी बिंदु है ये कि भाई गाय की रक्षा हो। आवारा तरीके से गोवंश के पशु ना गौशालाएं तमाम खोली जा रही हैं, लेकिन अभी मैं समझता हूं, अगर मैं स्पष्ट कहूं, कि हमारे कुछ लोग बहुत ज्यादा स्वार्थपरता का परिचय दे रहे हैं। उनको लगता है कि भाई गाय का बछड़ा ये हमारे लिए अब किसी तरीके से उपयोगी नहीं है। पहले तो भाई बछड़ा बैल बन करके हल की जुताई करता था, अब ट्रैक्टर हो गए तो उसको लावारिस छोड़ रहे हैं। तो अब वो और कुछ मतलब गाय जो बूढ़ी हो गई, बैल बूढ़े हो गए, उनको छोड़ रहे हैं। वो फसलों का नुकसान कर रहे हैं। बैल बछड़े भी किसानों के ही हैं और फसलें भी किसानों की हैं, लेकिन बैल बछड़े दूसरे किसानों के हैं, फसलें नुकसान दूसरे किसानों की हो रही हैं। तो ये एक समस्या है। इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तो जितना धन्यवाद देंगे, बहुत ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं वो, कि उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर गौशालाओं का अभियान चलाया है। लेकिन अभी जनता को उसमें अपनी भूमिका, अपनी हम कितनी श्रद्धा गाय के प्रति प्रकट करते रहे हैं, और वही हिंदू समाज के लोग उसको थोड़े समय के लिए अनुपयोगी समझ करके और उसको ऐसे छोड़ रहे हैं, तो वास्तव में बड़ा कष्ट होता है। उस मुद्दे के लिए भी हम लड़ते रहे, तो ये भी एक मुद्दा है अहम। और बाढ़ से रामगंगा खो के बचाव, ये तो एक मुद्दा है। जैसे बात करें हम सरकार की, आपने कहा, तो ऐसी कोई योजना जो आप सरकार से चाहते हो जो लागू हो? हाँ, ऐसी कुछ चीजें हैं। देखो, मैं ये मानता हूँ, हमारे प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, दोनों मतलब विलक्षण हैं। मतलब शायद जिसे हम ये मानते हैं कि शायद भविष्य में कोई होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसे सोच के और सोच को अपनी क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में देखने को आज तक हमें नहीं मिले हैं। तो फिर भी अब उन्होंने, मान लो हमारे मुख्यमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने कितनी योजनाएं गरीबों के लिए इस तरह से चलाई हैं, और लोग अनावश्यक सरकार के का आकलन हिंदू मुस्लिम के आधार पर करते हैं। मैं ये कहता हूं कि इस सरकार ने, चाहे हमारी प्रदेश की हो या केंद्र की सरकार हो, जितना लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी इन सरकारों का उठाया है, या इन सरकारों ने जितना लाभ हमारे मुस्लिम परिवारों को दिया है, उतना शायद किसी सरकार ने नहीं दिया, और सभी को दिया है। सभी जाति के लोगों को, सभी मजहब के लोगों को। युवाओं के बारे में एक रोजगार की, बेरोजगारी की समस्या युवाओं की रहती है। सरकार उसके बारे में भी गंभीरता से विचार कर रही है, और नए नए, जैसे अभी ये अग्निवीर इस नाम से भर्ती का सरकार ने योजना चलाई है। मैं तो यही कहता हूं कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक विरोध है, बिना सोचे समझे उसके लाभ हानि को दृष्टिगत किए बिना कि साहब चलो अब आगे लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और कुछ प्रदेशों में भी चुनाव हैं, कि विरोध करो, मतलब विरोध करने के लिए विरोध करना है। भाई हमारे कितने कई लाख नौजवान वो रोजगार से लगेंगे, हैं? ये छोटी बात है, हैं? आप ये देखो कि कितनी स्थिति, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको अपने जीवन स्तर को या अपने खान पान के दैनिक उसको खर्चे को भी चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे परिवारों के हमारे नौजवान हैं, रोजगार उन्हें प्राप्त होगा, आप उसको ऐसे हल्के में ले रहे हो और लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, ये एक बहुत गलत चीज है। अच्छा, अब जो चीज मैं चाहता हूं, और जो किसानों की लड़ाई मैंने शुरू से ही लड़ी है जी, धामपुर शुगर मिल पर सबसे बड़ा धरना मैंने ही लगवाया था।
13-14 दिन तक चला था, भयंकर ठंड में, और ये सब बड़ी भीड़। लालजी टंडन लखनऊ से आए तब समाप्त किया था हमने उनके आग्रह पर। मैं एक चीज ये समझता हूं कि अभी भी जैसे हम बाजार जाएं, जूता खरीद के लाएं अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए, सदस्य हमारा घर बैठा है, हम जूता खरीद लाएं, और उसके बाद जब जूता या तो थोड़ा बड़ा है या थोड़ा छोटा है, हम जबरदस्ती उसके पैर को उसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मैं ये समझता हूं जूता अंग्रेजों के टाइम का है, यानी कि जिस ढांचे में हम वर्तमान समय में किसान की समस्याओं को हल करना चाहते हैं, वो ढांचा उसी समय का है, फिट कर रहे हैं अभी। हाँ, लेकिन सरकार बहुत कोशिश कर रही है हमारी। कुछ लोग, कुछ विपक्ष की वजह से कुछ चीजें पेंडिंग में चली गई, जैसे किसान बिल आया था। तो वर्तमान में हमें किसान की समस्याएं, मतलब खेती अनुपयोगी होती चली जा रही। आप गंभीरता से अगर विचार करोगे इस चीज को, बहुत सारे हम सिर्फ किसान की हल्की समस्या, गन्ने का रेट हो गया, ये हो गया, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन मूलभूत जो समस्या है कि खेती अनुपयोगी क्यों होती चली जा रही है? एक पटवारी का बच्चा, एक कांस्टेबल का बच्चा, वो एमबीबीएस करना चाहे, इंजीनियरिंग करना चाहे, तो उसका खर्च उठाने में वो हमारा एक सिपाही या एक लेखपाल भाई वो सक्षम है। लेकिन एक किसान जिसके परिवार में कोई सदस्य दूसरा कोई काम ना करता हो, सिर्फ अपनी खेती के बूते पर अपने बच्चे को मेडिकल में या इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं दिला सकता। मतलब 20-30 बीघे वाला किसान है, वो भी नहीं दिला सकता। क्यों? जबकि 30 बीघे जमीन की अगर हम लागत लगाएं, 1 करोड़ से ज्यादा है, कहीं कहीं 2 करोड़ भी है, लेकिन वो नहीं। अब मैं समझता हूं कि प्रशासन, एक तो जो किसान से संबंधित मामले हैं उनमें एक तरफ प्रशासन का हित है और एक तरफ किसान का हित है, तो वो अपने हित के हिसाब से सारी चीजों को घुमाता है, किसान के हित से नहीं। मेरा, हालांकि बहुत मैंने इसको स्टडी करके इस चीज को स्टडी किया है, लेकिन इसको कम शब्दों में हम कहना चाहें तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे हमने अपने देश के अंदर अनुसूचित जाति के या बीपीएल कैटेगरी के परिवारों को विशेष सुविधा दे करके कि भाई उन्हें भी समाज के बाकी लोगों की बराबरी में लाया जाए, विशेष रूप से आर्थिक सहूलियतें, आर्थिक सुविधाएं, आर्थिक पैकेज उन लोगों को दिए, तो उसी कैटेगरी में किसान को हम रखें, एक सीमा निर्धारित कर दें कि भाई जिसके पास 30 बीघे 40 बीघे तक की जमीन है, उससे कम है, कि उसको हम ये सुविधाएं देंगे ही देंगे। ठीक है, ठीक है, वो कई तरह की है, वो एक लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन वो सब मेरे पास है। तो इस चीज को हमें करना पड़ेगा, वो आवश्यकता है, नहीं तो कृषि जो है फेल हो जाएगी, किसान कंगाल हो जाएगा, कर्जदार हो जाएगा, जैसा होता चला जा रहा है। जमीन बेचनी पड़ती है, अपने परिवार के गहने बेचने पड़ते हैं, और तमाम उसको वो सब काम करने पड़ते हैं जो नहीं करने चाहिए। तो ये एक विषय है। हाँ, एक विषय में अभी जैसे नगर पालिकाएं हैं, इसके विषय में मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख के भी दिया है। नगर पालिकाओं में आप भी चुंगी रहते हैं धामपुर में, क्या समस्या आती है? मकान का नक्शा पास कराओ साहब, और नगर पालिका में ही क्या, धामपुर के पास तो जो विनियमित क्षेत्र है उसमें पूरे के अंदर ही है। अब नक्शा पास कराओ, आपने देखा होगा या आपके पास लोग आए होंगे कि वो नक्शा पास कराने में कितने झंझट है, आदमी का एड़ी चोटी का पसीना लगाना पड़ता है कई कई महीने, और पैसे दो और ये करो, मतलब भ्रष्टाचार का पूरा एक वो तंत्र है। तो मैंने उसमें ये एक वो बना करके दिया है कि जैसे सरकार नगर पालिकाओं के लिए, जिले के लिए, कि भाई कोई 50 गज की जमीन पर मकान बनाना चाहता है, या 80 गज पे बनाना चाहता है, कोई 100 गज पे बनाना चाहता है, कोई 200 गज पे बनाना चाहता है, कोई 250 गज पे बनाना चाहता, 500 गज पे बनाना चाहता,
तो सरकार सैंपल नक्शा मकान का अपनी तरफ से तैयार करे, अपनी तरफ से बनवाए, और वो जैसे एल्बम होती है ना शादी की, ऐसी एल्बम एक बनी हुई हो कि भाई 80 गज में जो आदमी मकान बनाएगा तो उसके लिए ये ऑप्शन है। इन नक्शों के आधार में, इन आधार में से किसी कोई भी चुन सकता है वो इनमें से। मान लो 10 नक्शे उन्होंने बनाए सरकार ने, 80 गज वाले के लिए, 100 गज वाले के लिए, है कि इन 10 में से आप चुनोगे तो आपको फिर पास करवाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, आपको लगता है कि भाई ये चीज अगर करें तो हम कितने भ्रष्टाचार से बचेंगे? हैं? ये वो भले ही हम उसकी कुछ फीस लें उनसे, एक निर्धारित है, हो सकती हो कि भी 500 रुपए, 1000 रुपए, आदमी को ज्यादा झंझट। भाई जो चीज ड्यू नहीं है, जो चीज लेने के लिए वो हमसे अधिकारी या कर्मचारी अधिकृत नहीं है, वो पैसा देना और भाग दौड़ करना महीनों तक, 2-2 महीने तक। तो मेरा ये आग्रह है कि इस तरह के सैंपल नक्शे, और अगर कोई आदमी ये एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई मैं इन सैंपल नक्शों के आधार पर बनाऊंगा, तो फिर उसको पास करने में उसका नक्शा कोई भी समय नहीं लगाना चाहिए, है? तो ये प्रदेश की भी समस्या है। लेकिन सर, एक मेरा सवाल है, जैसे कि आपने बताया कि आप 4 बार विधायक रह चुके हैं और अफजलगढ़ क्षेत्र से, और अफजलगढ़ क्षेत्र की आपने बहुत सारी उपलब्धियां भी हमें गिनाई, जो कि अब बढ़ापुर क्षेत्र हो चुका है, बढ़ापुर विधानसभा। लेकिन आप धामपुर विधानसभा से आपने दावेदारी क्यों की सर? ऐसा है, पहली बात तो धामपुर वर्तमान में जो विधानसभा है उसमें आधा क्षेत्र पुराना अफजलगढ़ विधानसभा का ही है, ठीक है। रामगंगा तक, भूतपुरी तक, ये सब है धामपुर में आ गया। यहाँ जहां हम बैठे हैं ये पहले अफजलगढ़, तो पूरा ये अफजलगढ़ था, अब धामपुर में है आधी विधानसभा। दूसरी बात, धामपुर में मैं रहता हूं। तीसरी बात, शुरू से ही राम जन्मभूमि आंदोलन या इमरजेंसी कह लो, और पीछे इमरजेंसी के उसमें चले जाओ, तब से, उससे पहले से धामपुर में रह रहे हैं ना। तो जो राजनीतिक सामाजिक सक्रियता है, वो भी हमारी यहां भी है। तो इसलिए कोई धामपुर या बढ़ापुर, पार्टी के कुछ लोगों ने, नेताओं ने मेरे से कहा था कि भाई आप धामपुर मांगो, ये ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरी चीज ये है कि कोई भी क्षेत्र में हम टिकट मांगना चाहते हैं, हमारे जो आधार हैं वो तो हमारी अपनी चीज है। असली चीज क्या है कि जनता वो हमारे बारे में क्या सोचती, हमारी दावेदारी के बारे में। मैं समझता हूं बढ़ापुर क्षेत्र हो या अफजलगढ़, बढ़ापुर अफजलगढ़ हो या धामपुर हो, लोगों का, चाहे वो हमारे किसान भाई हो, नौजवान हो, उनके मन में मेरे प्रति जो प्रेम भाव है, स्नेह है, सम्मान है, मतलब मैं हृदय से उसके लिए उनका बहुत आभारी हूं और ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि भाई उसने इन लोगों के मन में मेरे प्रति जो अपनापन है वो बना के रखा है। तो वो जो अपनापन है, वो जो एक महसूस करते हैं लोग कि भाई हाँ, इंद्रदेव सिंह जैसा आदमी हमारा विधायक बन जाए, तो उसके कारण भी यहां दावेदारी। बिल्कुल सही कहा। चलिए सर, बात करते हैं। सर, आपने एक बहुत लंबा समय गिनाया राजनीति का और आज की राजनीति, तो आप इन दोनों में क्या अंतर समझते हैं, उस समय की राजनीति और अब की राजनीति में? हाँ, राजनीति में तो काफी, जैसे मैंने बताया, इमरजेंसी के टाइम से हो रहे, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन जब चल रहा था, पीक पे था, तो उस समय हम बजरंग दल में सक्रियता के कारण टिकट हमारा हुआ 91 में। तो उस समय अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर जो टिकट थे, ज्यादातर लोगों को जो राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय लोग थे। दूसरी पार्टी को भी हम बात करें तो कोई किसानों के लिए लड़ाई लड़ी होगी, किसी ने नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ी होगी, कोई प्रसिद्ध डॉक्टर होगा, उसने अपनी उस डॉक्टरी के माध्यम से लोगों की चिकित्सा करके, उनका इलाज करके, बहुतों का निःशुल्क इलाज करके एक ख्याति प्राप्त की होगी। बहुत सारे ऐसे वकील होंगे जिन्होंने अपनी वकालत के माध्यम से लोगों से में उनकी छवि बनी होगी। ऐसे लोगों को उस समय ज्यादातर टिकट दिए जाते थे
किसानों की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई, और कोई मुद्दे हों जनता के, इन सब के लिए जैसा मैंने बताया। लेकिन आज जहां राजनीति में बहुत सारी अच्छाइयां हैं मोदी जी, योगी जी के कारण, लेकिन मुझे कहते हुए दुख होता है, और मैं कहने में कोई हिचक भी नहीं रखता हूं, कि आज राजनीति से वो चीज गायब है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग आज राजनीति में हैं जिन्होंने राजनीति को व्यापार बनाया है, बिजनेस बनाया है। जब राजनीति व्यापार बनती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जनता को होता है। जनता की समस्याएं, जनता की भावनाएं, जनता की इच्छाएं, वो सब गौण हो जाती हैं। सिर्फ जनप्रतिनिधि ये सोचता है कि ये जो मैं बिजनेस समझ करके इसे आया हूं, कैसे इस बिजनेस को सफलतापूर्वक 5 साल तक चलाऊं। ये अंतर मुझे लगता है मुख्य है। बाकी ये खुशी की बात है कि आज राजनीति में हमारे पास मोदी जी, योगी जी, या और प्रदेशों में भी बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जो विलक्षण हैं, जो जनता के बारे में, देश के बारे में, मतलब एक जुनून के साथ कि भाई हमें देश के लिए करना है, हमें जनता के लिए करके दिखाना है, अपने हित की कोई रत्ती भर भी, लेश मात्र भी उनके मन के अंदर भाव नहीं है। तो ये अच्छा है कि आज हमें ऐसे नेता मिले हुए हैं शीर्ष स्तर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं कहना चाहूँगा सर, अब अंत में हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाई आपके चैनल के माध्यम से मेरी भावनाएं जनता तक पहुंचेंगी, लोगों तक पहुंचेंगी, और मैं यही चाहता हूं, आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं, लोगों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आपके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा समाचार और वर्तमान हालात समाज के, देश के, उनकी जानकारी के लिए आपके चैनल का प्रयोग करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती हमें समय दिया। आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक डॉक्टर इंद्रदेव सिंह। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।